क्लास में बेटा मैंने आपको वर्क पूरा कवर करा दिया था कि वर्क डन कैसे निकालते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, राइट। आज की क्लास में मैं आपको हीट के बारे में समझाता हूं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं वो समझाना है। पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है ये समझाना है। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी इंटरनल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहां तक मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है, आज की क्लास में। तो थोड़ा टारगेट है आज की क्लास का, तो अच्छे से समझना है। हेडिंग डालो आप लोग, हीट। जनरली रिप्रेजेंटेड बाई Q। Okay, now coming to the point, what do you understand by the term heat? कितने लोगों को आइडिया है हीट क्या है ना? उसके बाद बात करते हैं हम लोग। हाँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो तो वर्क भी है। तो हाउ वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम हीट? वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन वर्क एंड हीट में डिफरेंस क्या है, वो डिफर कैसे करते हैं? बोलो। एक ऐसे नहीं, हाथ उठाओ फिर बात करें, 1 to 1 डिस्कशन करना है बस। हाँ बोलो। ऐसा नहीं है, आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। याद करो मैंने बोला था कि जब आप वर्क डन ऐसे करते हो, लाइक व्हेन यू जस्ट रोटेट समथिंग इन अ लिक्विड मल्टीपल टाइम्स, ऐसे टू एंड फ्रो करते रहो, तो धीरे धीरे उसका भी एनर्जी सप्लाई जो करते हो उससे टेम्परेचर रेज होता है। नहीं। हाँ जी, और कोई बताए? और नहीं, एनी आइडिया? चलो अब मैं समझा दूं। अच्छा है, कुछ आइडिया नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बताऊंगा वो दिमाग में सही से बैठेगा। सो देखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको और क्लैरिफाई किया जाए तो ये एक फ्लोइंग एनर्जी है। एनर्जी तो है, बट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करने वाली एनर्जी। और ये फ्लो कब करेगा? when there is difference in temperature between two bodies in contact। हीट को प्रोपगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 3 तरीके हैं जिससे वो करता है। उन 3 मोड में से एक मोड है कंडक्शन, दूसरा है, बोलो, हाँ, पहला कंडक्शन, दूसरा हाँ, इंडक्शन लगा दिया। कंडक्शन, रेडिएशन एंड, बोलो, हाँ, कन्वेक्शन। तो ये 3 मेथड है बाय विच इट इज। जैसे एक बार बताओ, सन से हमारे तक ट्रेवल करने वाला चीज क्या है? रेडिएशन के फॉर्म में आता है। फ्लोइंग एनर्जी है ना, उधर से फ्लो हो रहा है, यहां आ रहा है। एक और बात समझना, हीट को कभी ये नहीं बोलते हैं कि यार मैंने हीट सप्लाई किया, ये वर्ड सही है, लेकिन मेरे अंदर 500 कैलोरी हीट है। दिस इज अ वेरी रिडिकुलस स्टेटमेंट कि आई एम हैविंग 1000 किलो कैलोरी ऑफ हीट। जैसे ही वो ट्रांसफर होगा दूसरे बॉडी में, या तो पूरी तरीके से या उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हीट कोई सिस्टम के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए नहीं यूज करते कि दिस सिस्टम, जैसे आप बोलते हो ना, ये सिस्टम है आइडियल गैस का, इसका मोल इतना है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, इंटरनल एनर्जी इतनी है, लेकिन आप ये वर्ड कभी नहीं यूज करोगे, हीट इतना है। सिमिलरली वर्क इतना है, ये भी बड़ा रेडिकुलस स्टेटमेंट है। वर्क इतना है सिस्टम के अंदर, क्या बकवास है? वर्क एंड हीट ये प्रोसेस वेरिएबल है। जब तक कोई प्रोसेस चल रहा होता है तब तक ये चल रहे होते, जैसे ही प्रोसेस खत्म हुआ, खत्म, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जितने भी हम इंटर कन्वर्जन कराते हैं
एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, उनमें ये मीडियम का काम करते हैं। इनके थ्रू हम जाते हैं, वर्क के थ्रू हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में चेंज करते हैं, हीट के थ्रू हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में चेंज करते हैं। डिड यू गेट इट? लिखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ फ्लोइंग एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ फ्लोइंग एनर्जी। Heat is a form of flowing energy. It flows from a body having higher temperature. It flows from a body having higher temperature to other body having lower temperature. जैसे मान लो बेटा, मैंने एक रॉड ले रखा है आयरन का, सिलेंड्रिकल, और इस जगह पे मैं कांस्टेंट उसको हीटिंग कर रहा हूं, सच दैट कि उसका टेम्परेचर यहां से फॉर एग्जांपल 800 केल्विन हो गया, और बाकी कहीं कुछ सप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो ये धीरे 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 आगे की तरफ जाएगा। करते 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 मान लो ये मिड पॉइंट पे से फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर की वैल्यू से फॉर एग्जांपल इट इज 700 केल्विन, और यहां पे मान लो टेम्परेचर T इज 600 केल्विन, और यहां तक आते आते इस जगह पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 400 केल्विन। तो हीट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो ऐसे होगा। तो इस पूरे स्ट्रिप को आप छोटे छोटे ब्लॉक समझ सकते हो, एंड एवरी ब्लॉक हैविंग सर्टेन टेम्परेचर विच इज लेस देन द लेफ्ट वन, इसलिए हायर टेम्परेचर से लोअर साइड में ट्रांसफर होते हुए जा रहा है। समझ में? दो ब्लॉक को अगर आप ले लो, एक का 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का मान लो दूसरे ब्लॉक का मैंने ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट यहां से यहां की तरफ जाएगा। ये डायरेक्शन है हीट फ्लो का, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। गॉट इट? तो आप ये डायग्राम बना के दिखा लो, पहले ये फिर ये, कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। कोशिश करता है, लेकिन अगर तुम लगातार यहां हीट करते रहो तो ये मेंटेन रहेगा। एक बड़ा सा आयरन रॉड ले लो, ठीक है, उसको किसी ऐसे चीजों से पकड़ो जो मतलब जिससे आपके जलने का खतरा कम रहे, पकड़ करके एक तरफ हीट करते रहो और एक एंड दूसरे एंड पे टेम्परेचर तुम मेजर करते रहो यूजिंग टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस। आजकल तो बहुत सारे आ गए, नहीं ऐसे कोविड के टाइम से वो वाला भी आ गया, गन वाले से एक पॉइंट पे करके देखो, दूसरे पॉइंट पे करके देखो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि टेम्परेचर का डिफरेंस होता रहेगा। ओके, देखो टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने तरह का होता है, बोले बेटा? ये तब होगा जब मैं इधर से हीटिंग बंद कर दूं, मैं इधर से लगातार एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं तो चलता रहेगा। अगर मैं इधर से, वो तो हमारे ऊपर है, मैं कैसे यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ, ये जो हीटिंग कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ इस पे डिपेंड करता है। ये इधर समझ लो कि एक फ्लेम है जिसके थ्रू मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। इसको वर्टिकल रखो तो थोड़ा ज्यादा फील आएगा, क्योंकि हीटिंग आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, स्टोव लगा करके, गैस स्टोव लगा के गर्म करो, इसको पकड़ के रखो एंड यहां से यहाँ ग्रेडियंट रहेगा, नीचे से ऊपर टेम्परेचर, मतलब हीट लॉस हो रहा होगा तभी तो। कहां जा रहा है इन्वायरमेंट में। भाई हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं, लिखो टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर या मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। पहला लिखो कंडक्शन,
कंडक्शन का मतलब हाँ जी, जब डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई चीज आ जाए तो जो हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। देखो, इट ट्रांसफर्स थ्रू कंडक्शन व्हेन two bodies having different temperature are kept in direct contact। यानी ये जो मेथड है ये क्या है? कंडक्शन। ये जो यहाँ नीचे मैंने आपको दिखाया ब्लॉक एंड ब्लॉक, ये कंडक्शन मेथड। दूसरा रेडिएशन। सेकेंड लिखो, रेडिएशन। पहला डायरेक्ट कांटेक्ट बेटा, डायरेक्ट। पहला कंडक्शन हो गया, कंडक्शन के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए। दूसरा कन्वेक्शन, लिखो कन्वेक्शन। ई है बेटा यहां पे ना, कन्वेक्शन। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन क्या होता है? इसमें क्या है, जैसे कभी ऐसे समझ लो कि यहां पे आपने कोई फ्लेम रख रखा है एंड इस फ्लेम की वजह से आपने देखा होगा यहाँ नीचे वाली जो एयर है वो थोड़ी गर्म होती है। अगर आप ऊपर यहां भी हाथ रख रहे हो तो ये उड़ करके ऊपर की तरफ आते हैं और ठंडे होने के बाद वापस नीचे चले जाते हैं। ये चलता रहता है। तो ऐसा मेथड जिसमें मतलब पार्टिकल्स सोर्स हो जाएं उस पर्टिकुलर चीज को कैरी करने के, आई मीन हीट को कैरी करने के, तो ऐसे चीज को क्या बोलेंगे हम? कन्वेक्शन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मूवमेंट होता है। और ये कहां से होगा? गैसेस के थ्रू होगा। ये सुनो, सॉलिड में ये नहीं होगा। सॉलिड में सिर्फ कंडक्शन होता है। सॉलिड में कैसे हो सकता है? उसके पार्टिकल वो तो तब जब आप इवापोरेट कर जाओ या वेपराइज कर दो, सब्लिमेट कर दो, तो चांसेस बनेगा इवापोरेशन। एंड ये तो लिक्विड के लिए मैं बता रहा था, इसके लिए। ठीक है, फिर थर्ड चीज क्या है हमारा? कौन सा? रेडिएशन। किसमें? कन्वेक्शन में। आप लिख लो इसके बारे में, लिखो लिखो इन कन्वेक्शन fluid particles takes up the energy and they travel from higher temperature to lower temperature side. They travel from higher temperature to lower temperature side. मतलब ये फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। एंड फ्लूइड में मैं दोनों चीज ले रहा हूं, लिक्विड एंड जो भी फ्लो कर सके वो सारे। From higher temperature to lower temperature, they flow from higher temperature to, like जब हम हीटिंग करके गैसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या लिक्विड समझ लो बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल केस में आपको देखने से, मान लो ये बहुत बड़ा हाइट है, यहाँ गर्म कर रहा हूँ, तो इस जगह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ट्रेवल हो रहा है ना एनर्जी का, फ्लो हो रहा है एनर्जी का ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? गॉट इट? रेडिएशन। रेडिएशन लिखो, पहले लिखो रेडिएशन। हाँ जी, रेडिएशन का मतलब क्या है? जहां पे हीट का फ्लो हो बिना किसी मीडियम पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जब चीजें जाती, वो रेडिएशन का मेथड है। लिखो रेडिएशन। इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, so heat is transferred through electromagnetic wave. Heat is transferred through electromagnetic wave. Heat is transferred through electromagnetic wave. Again, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो सन से
ये जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जीज आती है, इसका बड़ा थोड़ा सा हिस्सा इससे बहुत दूर रहते हुए अर्थ पे पड़ता है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, फ्लो हो रही है हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बेटा, वहां से यहाँ जो फ्लो हो रहा है, ये क्या हो गया, हर बार टर्म वो कॉमन है, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज। तो दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, फिर भी फ्लो हो रहा है हीट का, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी फिर भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीट। फ्लोइंग एनर्जी है ये एक तरह का। गॉट इट ना? ओके, तो अब ये समझते हैं कि हीट देने से मटेरियल में क्या चेंजेस आते हैं, वो समझते हैं थोड़ा। ओके, व्हाट विल हैपन टू द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मटेरियल व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट। लिखो, व्हाट विल हैपन टू स्टेट ऑफ मटेरियल व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट। ऑफ कोर्स सप्लाई करने का तरीका मैंने बताया कि ये तीनों मेथड से होता है सप्लाई, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों मेथड से है। लेकिन ये सप्लाई करने से होगा क्या, तो देखो जैसे मान लो मैंने लिया है बेटा सॉलिड, आई विल कंसिडर आइस फॉर दैट इंस्टेंस, क्योंकि इसको हम रिलेट कर सकते हैं आराम से। तो आइस मान लो आपने बहुत लो टेम्परेचर से फॉर एग्जांपल -50 डिग्री सेल्सियस तक इसको रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया और आप एक कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हो, जो Q/T का वैल्यू है वो फिक्स्ड है ना, पर यूनिट टाइम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो। तो कांस्टेंट हीट सप्लाई, कांस्टेंट, तो क्या होगा इसमें, कांस्टेंट हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो जैसे जैसे आप हीट दोगे इसको, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस होंगे, जैसे जैसे वाइब्रेशंस होंगे इसके टेम्परेचर अप होने लगेगा, -50 से -40, -30, -20 करते करते कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस। ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हीट दोगे तो ये इसके बाद यानी आइस बनने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस अगर तुम कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हो बाहर से, कांस्टेंट हीट सप्लाई, तो ये टाइम के साथ विथ टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू, पोर्शन ऑफ इट विल कन्वर्ट इनटू आइस एंड लिक्विड, जिसको हम ऐसा बोलते हैं H2O आइस सॉलिड, यहां सॉलिड लिख देते हैं, H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम। इंटरेस्टिंगली जब तक आइस का एक छोटा पार्टिकल भी इसके अंदर बचा रह गया है ये, तब तक इस चीज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना था, करते 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 एक बूंद मतलब एक पार्टिकल भी अगर आइस का बचा रह गया है तो भी टेम्परेचर कितना होगा इसका, 0, मतलब टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं। और फिर अगर आपने गर्म किया, अब पूरा लिक्विड बन गया है, कंप्लीट लिक्विड है। अब अगर आप इसमें हीटिंग करते हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा ये, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, फिर और हीट सप्लाई कर रहे हो, करते 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 कहां तक जाएगा, 100 पे फिर वही प्रॉब्लम आएगी, 100 से वो
उसका पोर्शन इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं अंडरस्टूड है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एवरीवन। प्रेशर 1 atm पे लेकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे मैं ये सारा काम करा रहा हूं। तो ऐसा देखने को मिलेगा। जब तक पूरा लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक उस मिक्सचर का क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। एक बार पूरा वेपर में हो गया फिर आप हीट करा रहे हो, तो हीट का दो काम है। अगर कोई चीज सेम फेज में है तो हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन फेज ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, या फिर एक अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। सॉलिड पहले किसी और क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, अब किसी और में। ड्यूरिंग ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये बात नहीं है? क्या मैंने ये डिस्कस किया है कि नहीं आप लोगों से? कब डिस्कस किया है? आइसोथर्मल प्रोसेस में बताया ना। तो वही चीज मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। हीट देने से दो काम होता है। सेम फेज में कोई चीज है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, फेज बदल रहा हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बस यही दो काम है, तीसरा कुछ नहीं है। हाँ, क्यों? जब आप किसी में एनर्जी सप्लाई करोगे, तुमको अगर मैं इधर से हीटिंग करना शुरू करूं, क्या करोगे? भागना शुरू कर दोगे यहां से। इंटरनली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर एंड ये दोनों प्रोपोर्शनली तो होते हैं, बोलो, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर कहोगे सर टेम्परेचर फिर कांस्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि उस केस में कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ने में वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। जैसे आइस से जब आप लिक्विड जल, तो आइस के जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, OH वाला नहीं, डॉट 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 डाइपोल वाला, क्या समझ में आ रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई। जिनको ये बात कम समझ में आ रही है वो मेरा केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन कंप्लीट करके आए, उनको आने लगेगा बात समझ में। मैं इसकी बात कर रहा था, आपको आ रहा है क्या बात समझ में? टेट्राहेड्रली चार चार बॉन्ड रहते हैं ना यहाँ, ये बॉन्ड टूटने लगेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा। तो अब जब ये फिक्स्ड नहीं है तो अब ये मॉलिक्यूल घूम सकते हैं, इसलिए लिक्विड में चला गया। समझ में आया? तो यहां तो ये बॉन्ड है। आयरन में आयरन आयरन का मेटालिक बॉन्ड टूट जाएगा। डायमंड में कार्बन कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, तब फेज ट्रांजिशन होगा। तो जैसा मॉलिक्यूल उसमें सबसे पहले कमजोर बॉन्ड टूटता है, उसके बाद उससे मजबूत, ऐसे ही चलता रहता है। डायमंड में कोई कमजोर बॉन्ड है ही नहीं, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिलिका में भी वही हाल है, सारा कोवलेंट बॉन्ड ही है यार, जब भी तोड़ना होगा, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। डायमंड यार 3-4 हजार डिग्री सेल्सियस के आसपास है। SiO2 1700-1800 डिग्री सेल्सियस के रेंज में है ये सब। SiO2, सिलिका, वो इसलिए है क्योंकि इनका जो बॉन्ड टूट रहा है वो ट्रू कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। और ये जो बॉन्ड टूट रहा है इसमें, ये तो सेकेंडरी फोर्सेस है। डाइपोल का स्पेशल केस, तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, इसलिए 100 डिग्री पे ही टूट जा रहा है। सॉरी, 100 पे मैं ज्यादा बोल दिया, पहले ही टूट जा रहा है 0 पे। हाँ, बाद में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट वो रिलेटिवली कमजोर पड़ गया। अब वो फिक्स्ड वाला नहीं, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, वैसा नहीं। डिड यू गेट इट? ओके जी, तो लिखो on supplying heat two possible change can occur. Number one लिखो, temperature can increase और phase, सेकेंड लिख लो, फेज ट्रांजिशन में अगर टेम्परेचर भी बढ़ सकता है या फेज ट्रांजिशन, ओनली 2 थिंग्स आर पॉसिबल, टेम्परेचर बढ़ेगा या फेज ट्रांजिशन। जब मैं बात फेज का कर रहा हूं, इट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू स्टेट। स्टेट सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस है,
फेजेस का मतलब होता है सॉलिड मल्टीपल फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। गैस का एक ही फेज होता है, गैस कोई भी हो फेज एक ही, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, वो तो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। सॉलिड में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बदल सकता है, हेक्सागोनल से वो मतलब हेक्सागोनल HCP पैकिंग से वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जा सकता है, उधर से वो ब्रेक करके देयर आर सेवरल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर्स, वो किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वहां फेज वर्ड आता है, इसलिए फेज ट्रांजिशन इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग ना। जैसे मैंने बताया था एलोट्रोपिक ट्रांजिशन आप करा रहे हो, सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक बना रहे हो, वहां भी टेम्परेचर सेम रहेगा, दोनों ही सॉलिड है, रोम्बिक भी सॉलिड है, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड है। लेकिन तो क्या होता है भाई, फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर सेम रहता है क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ब्रेक कर रहे होते हैं, वो एनर्जी को वहां खत्म कर रहा था, क्योंकि एनर्जी तो कहीं ना कहीं यूज करेगा ना, या तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में या एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ने में। तो यहाँ पे ये फर्क पड़ता है। डिड यू गेट इट? नोट करके लिखना ये बात। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर रिमेन्स सेम and energy is consumed in breaking bonds, energy is consumed in breaking bonds। अब इस बॉन्ड के अंदर सारे तरह का बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, वॉन्डरवॉल, कोवलेंट, आयनिक, डिपेंड करता है कमजोर सबसे कौन सा है, जो जैसे मैंने अभी आपको समझाया। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड, NaCl ले लो तो प्लस माइनस का। अच्छा, वहां आयनिक बॉन्ड टूटने जैसा कुछ नहीं होता, वो दूर होते हैं, प्लस माइनस दूर होते जाते हैं, आयन पेयर्स दूर होते। सभी को समझ में आ गया ये बात? बोलिए। तो अब हम देखते हैं कि इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो हीट को देखो ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे मान लो मैंने स्मॉल हीट प्रोवाइड किया Q, और मान लो मॉलिक्यूल जो भी हमने कंपाउंड लिया वो सेम फेज में है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं कि यार मैंने एक छोटा पार्टिकल लिया है और एक बड़ा, इन दोनों को सेम हीट दिया, किसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा? कहने का मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए। तो इनमें एक रिलेशन होता है, क्या? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। मतलब बेसिकली अगर आप बात करो प्रोपोर्शनैलिटी की, तो Q proportional to delta T and Q proportional to M, Q proportional to M into delta T। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है, यही जो S है यहां पे ना, S, इसी को क्या बोलते हैं? ये इसी का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट होता है? जरूरी नहीं है। लोअर टेम्परेचर पे बड़ा अजीबोगरीब तरीके से वैरी करता है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को हमें पार्टिकल की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ये बात मैंने आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में सुनाई थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वेव बिहेवियर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में। वहां 3 पॉइंट लिखवाए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट लोअर टेम्परेचर। तो बड़ा अजीब सा वैरी करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वहां पे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। बट फिलहाल अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा। यहां बड़ा सिंपल सा है कि सर चलो बहुत लो टेम्परेचर में नहीं जाओ, तो क्या ये वैल्यू किसी रेंज के लिए फिक्स होती है? हाँ जी होती है। तो आप दिमाग में प्रिपेयर्ड रहना, अगर S को वेरिएबल दे दे तो उसका यूज करना, कांस्टेंट दे दे तो उसका यूज करना। खैर हमारे केस में वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर का हमें हर तरीके का स्टडी करना है। तो वाटर के केस में आइस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, यूनिट देखो कितना है, कैलोरी
हीट को जनरली कैलोरी के फॉर्म में मेजर करते हैं। कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा, डेल्टा टी पर केल्विन बोलूं या डेल्टा स्मॉल टी बोलूं, एक ही बात है ना। अरे 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो केल्विन में भी 1, तो दोनों डेल्टा के फॉर्म में दोनों बराबर होते हैं, इंडिविजुअली दोनों डिफर करते हैं, 273.15 से डिफर करते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में निकालना हो तो प्लस 273.15 ऐड करना पड़ता है, जिसको रफली हम 273 ही बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 1 केल्विन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रपोर्शन लीनियर रिलेशन है दोनों में। गॉट इट ना? ओके बेटा, तो ये बात आप नोट करो। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। ये कब है, ये कब मैं लिख रहा हूं, कब लिख रहा हूं ये कहानी? प्रोवाइडेड नो फेज ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस, वरना डेल्टा टी आएगा ही नहीं हीट करने से। प्रोवाइडेड देयर इज नो फेज ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस। कुछ नहीं, बस मास और ये होना चाहिए सब। उससे देखो रेट पे फर्क पड़ता है, कितना फास्ट वो एब्जॉर्ब करे स्लो। मैं तो बोल रहा हूं इतना हीट मैंने दिया, उसने ले लिया, फिर क्या होगा? मैं अभी उसके रेट पे डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है? समझ में आया? सेम फेज में है तो क्या होगा? ms डेल्टा टी, जहां पे s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूजुअली दिस वैल्यू इज कांस्टेंट बट नॉट नेसेसरली, हर टेम्परेचर पे जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है? अब आप इसकी वैल्यू को लिख लो। फॉर आइस लिखो, फॉर आइस, S फॉर आइस, H2O का आइस कितना होता है? एनीवन? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन और 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। चेंज है ना, तो चेंज डिग्री सेल्सियस है, दोनों में सेम ही होता है। अब इस वैल्यू को और क्या लिख सकते हो आप? 0.5 किलो कैलोरी पर केजी पर सेल्सियस। अरे किलो ऊपर किया तो किलो नीचे भी करना पड़ेगा ना, पर क्या बोला करते हैं। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल तरीका है हीट को देखने का, क्योंकि पहले माना जाता था हीट कुछ और ही है, तो इसके लिए यूनिट कैलोरी लेकर के शुरू किया गया, तो अब वो कॉमन प्रैक्टिस में है। तो हीट को यूजुअली कैलोरी में, वर्क को जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, आप दोनों को सेम यूनिट में भी कर सकते हो। क्या रिलेशन होता है कैलोरी एंड जूल का? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 टू बी प्रिसाइज, एंड रफली हम 4.2 लेके काम चला लेते हैं। कर लिया? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर ये जो मास आपने किया है, इस मास के जगह मोल कर लो तो कोई बात नहीं, नाम बदल जाएगा बस। तो Q की वैल्यू को जो हमने यहां लिखा है, Q की वैल्यू जो हमने ms डेल्टा टी कर रखी है, उसको यहाँ पे Q की वैल्यू को हमें नंबर ऑफ मोल इंटू C इंटू डेल्टा टी, जहां पे C का मतलब क्या है? C इज डिफाइंड एज हीट सप्लाइड पर मोल पर यूनिट, दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। कुछ वर्ड याद आ रहा है? कल हम लोगों ने किया था CPCV, मोलर हीट कैपेसिटी है ये, मतलब हीट सप्लाइड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ गया? बोलो, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं है, जब प्रोसेस डिफाइंड होगा तब उस सी का वो नाम डाल देंगे। मिटा दें इसको, ये पूरी चीज मिटा दे। आइस वाला नोट कर लिया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या बेटा? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइस? कैन यू गेट दैट? फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, सी ऑफ आइस।
अरे मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? 1 मोल पर मोल है ना, बोलो ना। 1 मोल वाटर में कितने H2O होते हैं? 1 मोल H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो 1 ग्राम का कितना है टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए कितना देना पड़ रहा है? 0.5। तो 18 के लिए कितना करना पड़ेगा? तो बस 9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये सुनो, मतलब C निकालना हो तो मोलर वेट मल्टीप्लाई बाई S कर दो। ये S कौन सा है? ग्राम वाला लेकर के करोगे तो समझ में आया? अरे पर मोल चाहिए, पर ग्राम पता हो तो पर मोल के लिए पहले मैं निकाल लूं 1 मोल में ग्राम कितने हैं उसके। तो वाटर है तो उसका मोलर वेट 18 होता है, इसलिए मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई और होता तो उसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई करता। उसका S पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर? कर लिया आप लोगों ने? यहां तक नोटेड? नाउ ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, कहां K-1? यहां नहीं, सॉरी, ये पर केल्विन है, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, यहां पे देखते हैं आप। देखो, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन क्या होगा बेटा? क्यों आप दे तो रहे हो, टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं। फिर क्या? तो पहले लोगों को समझ नहीं आता था ना कहां जा रहे, तो उसकी वजह से एक टर्म डिफाइन किया, लेटेंट हीट। सुना? हीट दिया, पता नहीं कहां गायब हो गया। सीक्रेट कुछ तो चल रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। मैं एनर्जी दिए जा रहा हूं, खाया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है बाहर से। उसको छू रहा हूं, वो गर्म ही नहीं हो रहा है। यही बात हो रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, मतलब आपने टच, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 0 का 0 ही रह गया। आइस जब तक पूरा लिक्विड में बदल ना जाए। तो यहां पे जब हम ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन करते हैं तो वहां हीट, जितना आप हीट सप्लाई करते हो उतना ही आइस का टुकड़ा इधर की तरफ जाता है। यानी अगर स्मॉल dq की बात करोगे तो वो dm, स्मॉल मास को लिक्विड से गैस में, या अगर सॉलिड है तो लिक्विड में, dm इंटू l। व्हाट इज l हियर? लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट फेज ट्रांजिशन के लिए ही डिफाइन किया जाता है। तो वेपराइजेशन हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर फ्यूजन हो रहा हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फेज ट्रांजिशन हो रहा हो तो लेटेंट हीट ऑफ दैट फेज ट्रांजिशन। एल यहां पे क्या है? लेटेंट हीट। तो यहां से बेटा आप अगर देखो Q की वैल्यू निकालोगे तो Q आएगा M इंटू एल, जहां पे L इज द लेटेंट हीट। अब मैं आपको बताता हूं L फॉर H2O, L ऑफ फ्यूजन फॉर H2O कितना होता है बता? 80 कैलोरी पर ग्राम। यूनिट देखो ना, कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि मास ही है, यहां टेम्परेचर है ही नहीं। बोलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ये होता है 540। दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। 1 ग्राम लिक्विड को कंप्लीटली वेपर में बदलने के लिए आपको 540 कैलोरी एनर्जी दोगे तो होगा, बहुत ज्यादा होता है। तभी तो हम लोग पागल हो जाते हैं। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हमारे लगता है कि मर ही जाएंगे, अब हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे। कितना ज्यादा हालत खराब होता है, क्योंकि और कभी आपने ये गौर किया है कि आप अगर मान लो स्वेटिंग हुआ है, बॉडी टेम्परेचर अप होकर के इवापोरेशन होने लगा, थोड़ी देर बाद आपको ठंडा लगने लगता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है, वो जो टेम्परेचर है, वो मतलब उसके पर्टिकुलर 540 कैलोरी, 1 ग्राम अगर तुम्हारा लिक्विड से वेपर बना तो आपके अंदर से वो एनर्जी खींच के कितना निकाल के बाहर किया? 540। अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, आपको ठंडा लगने लगेगा। दौड़ो थोड़ा तुम लोग, ठीक है? इस गर्मी में भी ठंडा लगना है तो दौड़ो। स्वेटिंग, फ्यूजन,
फ्यूजन का मतलब है जब वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो। मेल्टिंग, आप मेल्टिंग लिख लो, फ्यूजन का मतलब यहाँ मेल्टिंग। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में डालते हो, ये तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो? मैं मना किया ना पी। हाँ हाँ, कितना रहेगा? नहीं 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 नहीं, देखो इसने क्या बोला, कैसे मतलब ट्विस्ट एंड बेंड कर दिया। बोल रहा है सर, मान लो मैंने आइस निकाला अच्छे से, एंड एक लिक्विड लिया C2H5OH, ओके, यही लिया था ना तुमने, और उसके अंदर मैंने आइस के क्यूब्स को ऐसे मिलाया, तो क्या अगर मैं थर्मामीटर डालूं तो जो C2H5OH जो इसका फेवरेट लिक्विड है, क्या उसमें टेम्परेचर अप डाउन होगा? क्या कुछ? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो आपने C2H5OH लिया है, अल्कोहल जो लिया हुआ है ना, उसका टेम्परेचर तो अभी रूम टेम्परेचर था ना। अरे सुन, आइस आइस से हीट निकल के जा रहा है, वो खुद ही डिसॉल्व हो रहा है यार उसी में, कैसे तुम मेजर करोगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो, ये देखो, अब इसने कॉम्प्लिकेटेड किया, मैं मिटा रहा हूँ इसको ना, मिटा दो ना इसे, ठीक है। आओ चलो अभी बात करते हैं इसके फेवरेट ड्रिंक की। देखो क्या, आप ऐसे समझो कि ये आपका पूरा लिक्विड था और इतना पोर्शन इसमें आपने क्यूब एक डिसॉल्व कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, और इधर बाहर वाला जो जिस समय आपने मिक्स किया, इथेनॉल का टेम्परेचर मान लो से फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री मान के चलते हैं कि इतना है। तो अब क्या होगा, तो तुम्हें पता है हायर टेम्परेचर ये है, लोअर टेम्परेचर ये है, हीट इससे इसमें फ्लो होगा। मजे की बात है, फेज ट्रांजिशन का भी टेम्परेचर आया ही नहीं है, तो इससे इसमें आएगा, तो इस आइस का भी टेम्परेचर -10 से -9 -8 होगा, और इसका 25 से 24 23 22 ऐसे होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, ये जो तुम कर रहे हो ना मिक्सिंग, इस पे खूब क्वेश्चन कराएंगे दलजीत सर कैलोरीमेट्री में, उनको भी पढ़ाना है हीट। हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स का हीट उनको भी डिस्कस करना है, और वो इस तरह के क्वेश्चन देंगे, इतने डिग्री आइस को इतने, ये नहीं लेंगे, वो लिक्विड वाटर ही लेंगे, दोनों को मिक्स करके आपसे पूछेंगे बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ। क्योंकि जबरदस्त कहानी कब हो जाएगी, जब इसका टेम्परेचर घटते घटते 0 के आसपास पहुंच जाए और ये अभी भी नेगेटिव में हो, समझ रहे हो? या फिर तो मतलब वो इसका पूरा कंप्लीट टेम्परेचर, मान लो यही खत्म ही हो गया, पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन आता है कैलोरीमेट्री का। तो इन सब में मुझे नहीं पढ़ना है अभी, मुझे एकदम प्यार से समझना है, समझाना है आपको हीट क्या है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री का पोर्शन यूज कराना है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ग्रेट, बोलना क्या हुआ, कुछ डाउट है? ठीक, तो टेम्परेचर, हाँ, लेकिन अगर तुमने मान लो ऐसा रेफ्रिजरेटर यूज किया है जिससे आइस जो आपने निकाली है क्यूब की, वो 0 पे ही है, और ये लिक्विड मान लो 25 डिग्री पे है, तो अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका पार्ट बाई पार्ट इधर से इधर आ जाएगा, इससे हीट लेगा, इसका 25 से नीचे आता जाएगा, ये अभी यहीं रहने वाला। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर तुमने नीचे ले रखा है तो इसमें, हाँ, तो 0 तो बोलना चाहिए ना, कि वो जो रेफ्रिजरेटर से निकालते हो क्या 0 पे होता है क्या? तुम्हें लगता है 0 पे आइस बनना शुरू होता है, बट वो और नेगेटिव ले जाता है ताकि वो प्रॉपर फॉर्म हो सके। आइस का टेम्परेचर तुम्हें दिमाग में ये तो नहीं है कि ना सिर्फ 0 ही होता है, ऐसा है तो तुमको ऊपर जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां वहां ले जाकर फेंक देना चाहिए, तो थोड़े टाइम में तुम्हें समझ में आएगा कि कितना टेम्परेचर नीचे जा सकता है। वो बहुत बुरा हालत है ऊपर, कितना टेम्परेचर, कोई गया है कभी? जाते हैं यार बच्चे मिलिट्री, ग्लेशियर है ना एक इंडिया में ही, बहुत ज्यादा नहीं, उतना दूर जाने की क्या जरूरत है यार, इधर मनाली के ऊपर एक जगह है, क्या, रोहतांग, रोहतांग पास, रोहतांगला पास ना, उस पे ले जाके चले जाओ, हालत खराब हो जाएगी एकदम, तो इतनी इतनी ज्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर है वहाँ। मुझे लगता है इफ आई एम राइट, वो -20 तो आराम से टच करता होगा, और ज्यादा ही होगा शायद, और मतलब और नीचे ही होगा। ऊपर जाने के लिए पहले
एक अच्छे से कपड़े उपड़े पहन के, टोपी वोपी लगा के, ग्लव्स वगैरह, ग्लव्स भी नहीं निकाल के रह सकते हो, इतनी बुरी हालत है वहां पे। मतलब आपके अंदर से एनर्जी ड्रेन हो रही होगी, सोचो ना, और आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे गए काम से उसके बाद, अगर वहां छोड़ दिया गया तो। ओके बेटा, चलो बहुत बात हो गई हीट की, अब क्वेश्चन करें हम लोग हीट पे। हाँ चलो करते हैं, देखते हैं आप लोग क्या करोगे। लिखो तो, मैं ये सारा वैल्यू आपको दे दे रहा हूं। एच ऑफ आइस दे दिया मैंने 1 ग्राम पर कैलोरी, सॉरी क्या कर रहा हूं यार, 1 कैलोरी पर ग्राम, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, दिस इज ऑफ आइस। बेटा यही एच अगर मैं बात करूं लिक्विड वाटर की, H2O लिक्विड की तो वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तीसरा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर is 80 calorie per gram and latent heat of vaporization of water is, बोलो, 540 calorie per gram। हाँ है ना, अरे भाई आइस से, जब तक वो आइस में है तब तक सिर्फ आपको इतना ही कैलोरी देना है 1 डिग्री राइज करने के लिए टेम्परेचर को, लेकिन जब लिक्विड आ गया तो लिक्विड को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा पर ग्राम, इसको 1 देना पड़ रहा है, इसको 0.5 देना पड़ रहा है। मतलब आइस को जल्दी आप टेम्परेचर अप कर सकते हो सेम अमाउंट ऑफ हीट दे करके, लिक्विड को थोड़ा टफ होगा। गॉट इट। क्वेश्चन लिखेंगे अब इस पे हम लोग। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, calculate the amount of heat required to convert 18 ml of liquid water, 18 ml of liquid water, ब्रैकेट में लिख लो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, from room temperature 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री वेपर कंप्लीटली, 100 डिग्री वेपर कंप्लीटली। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर टू 100 डिग्री वेपर कंप्लीटली, मतलब लिक्विड का कुछ भी बचा नहीं रहना चाहिए, वो पूरा वेपर बन जाए। कितना हीट लगेगा ये बताइए आप। हाँ ऑफ कोर्स आपको आंसर किस में करना है, कैलोरी में। डू इट। आओ देखते हैं, 810 कैलोरी तुम बोल रहे हो। चले स्टार्ट किया जाए, चलो सॉल्व करते हैं। किसी का नहीं आया अभी तक। ओके ओके ओके, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी।
ओके प्यारे बच्चों, आ जाओ देखते हैं कैसे करना है। देखो कितना था हमारे पास लिक्विड वाटर, 18 ml। डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर, मतलब मास कितना हो गया, 18 ग्राम। ओके, तो 18 ग्राम वाटर है। और इसको पहले कितने लोग कह रहे हैं, जब तक कि ये 100 ना हो जाए, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, तब तक जो भी हीट देंगे वो तो हम निकाल सकते हैं। फिर कितने लोग कह रहे हैं, यहां से जब उसे वेपर कंप्लीटली बदल दे रहे हैं, डॉट डॉट, इसे फ्लो डायग्राम बना लेना, ये Q2, यही दोनों निकालना है। Q टोटल Q1 प्लस Q2, हमेशा ऐसे ब्रेक कर लेना। इसके लिए क्या लगा दूं, MS डेल्टा T, और इसके क्या लगा दूं, ML। M बता कितना है बेटा, 18 ग्राम। बता S कितना है लिक्विड वाटर का, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाई कितना, डेल्टा T। यहां से यहां गए 100 माइनस 25 प्लस M कितना था बेटा, इंटू 540 कैलोरी पर ग्राम। दिख रहा है, 540। ये बता कितना आ रहा है कैलकुलेटर, हाँ 1107 आ रहा है, 11070। बाप रे, कितनी एनर्जी देख रहे हो यार। 1 मोल वाटर को रूम टेम्परेचर से, तुम्हारी गलती है। कौन सा वाला, अच्छा ये कैसे हो, नहीं मैं बोला था हीट दे के पहले तुम्हें अगर इसको वेपर बनाना है तो पहले 100 डिग्री लिक्विड तक जाओगे, फिर लिक्विड से इवोपरेट करोगे। ये लिक्विड है और ये वेपर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करना, ये लेटेंट वाला पार्ट है ना, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। वेपर तक बोला है, 100 डिग्री लिक्विड तक पूछता तो आंसर क्या होता, सिर्फ ये पार्ट Q1। और अगर 100 लिक्विड है, 100 वेपर में पहुंचना होता तो सिर्फ Q2 पार्ट। लेकिन मैंने पूछा क्या है, इसको यहां से शुरू करके पूरी तरीके से वेपर में बनाया गया 100 डिग्री पे ही, तो कितना हीट चाहिए। कितने लोगों का सही हुआ था, हाथ उठाओ। चलो ठीक, हाँ ये वैल्यूज दूंगा। कौन सी वैल्यूज तुम पूछ रहे हो, ये वैल्यूज मोस्टली दी होती हैं वाटर के केस में, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, वाटर हमारे जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है, उसकी हर प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, समझ गए। वैसे ये वैल्यू फिर भी दी रहती हैं, आप याद करोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, लिखो, फाइंड द नहीं, फाइंड द amount of heat required, find the amount of heat required to convert 1 ग्राम ऑफ आइस, सिर्फ 1 ग्राम आइस का ले रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम ही ले रहा हूं आइस का, फ्रॉम -50 डिग्री सेल्सियस, कहां से, -50 डिग्री सेल्सियस, टू completely convert into 1 gram vapor at 100 degree Celsius. 1 gram vapor at 100 degree Celsius. Guys, these values are given for every question, okay? कुछ भी लेके चलो, मैंने कुछ नहीं दिया, ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है।
नेगेटिव में कैसे आएगा जी, खुद सोचो। नहीं, तुम एक बात बताओ, हीट नेगेटिव आने का मतलब तुम समझ रहे हो? तुम दे नहीं रहे हो बल्कि उल्टा निकल रहे। तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ यार, आइस अपने आप बन जाएगा क्या उसमें, और तुम्हें एनर्जी भी मिल जाए, कितना मजा आ जाए। 740 740 हम्म कितना आया बेटा आंसर? 740। कितने लोग आया है 745? हाथ उठाओ। ओके ग्रेट। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कनन ध्यान दो इधर, पहले कॉमन सेंस लगाओ। -50 डिग्री पे कोई एक छोटा सा आइस का क्यूब है, -50 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले मैंने बोला था बेटा, हीट जो भी ट्रांसफर करोगे वो दो चीजों में होता है, यूज होता है। एक तो बॉडी का टेम्परेचर रेज करने में, ये कब? जब वो सेम फेज में हो। सेम फेज में आइस कब तक आइस बना रह सकता है? अपने मेल्टिंग पॉइंट तक, जब टेम्परेचर कितना हो जाए 0। यहां तक सेम फेज है ना, बोलो ना। तो सेम फेज जब तक हो तब तक जो हीट की वैल्यू है वो कितनी आएगी? m(S1 डेल्टा T)। S1 इसलिए यूज कर रहा हूं कि आइस का अलग होता है। फिर कितने लोग कह रहे हैं अब 0 से लिक्विड बन जाएगा वो, और 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया? फेज ट्रांजिशन, ये Q2 वैल्यू। फिर यहां से लेकर के पूरा जब तक वो 100 नहीं बनता है तब तक वो लिक्विड ही रहेगा। अब फिर से लिक्विड से कहां जा रहा हूं मैं? वेपर। तो यहां Q2 ले लो, Q3 और यहां Q4। तो Q1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। M, पूरा फ्लो डायग्राम बनाना है वरना दिमाग नहीं काम करेगा तुम लोग का। M का वैल्यू 1 ग्राम लिया। S1 आइस का कितना होता है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर 0 से यहां तक, फाइनल टेम्परेचर 0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस। कितना आया भाई टोटल? 25 कैलोरी। अरे वाह, कितना आसान है। 25 कैलोरी में 1 ग्राम आइस लिक्विड तक, सॉरी आइस में चेंज हो। Q2 कितने लोग कह रहे निकाल लूंगा? M इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वैल्यू कितनी? 1 कैलोरी मल्टीप्लाई बाई 80 कैलोरी, 1 ग्राम पर, कट गया, कितना आया? Q3 कितने लोग कह रहे हैं? MS डेल्टा S2 यहां लिख दे रहा हूं। M की वैल्यू कितनी है? S कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू यहां टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस कितना आ गया भाई? 100 आ गया क्या? और कितने लोग कह रहे Q4 M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये वैल्यू कितना है? 1 ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम। ये काट दो, 540 आ गया। टोटल जोड़ो कितना आ रहा है? क्यू टोटल 745। कितने लोगों का सही हुआ था ये? ओके नाइस, वेरी गुड। 7। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आ गया हीट क्या है?
हाँ, अच्छा मैं उल्टा क्वेश्चन भी दे सकता हूँ कि मैंने आइस रखी थी 50 डिग्री सेल्सियस -50 पे, और फिर मैंने कहीं से उसको हीट मिल रहा है, हीट मिलने के बाद उसका जो टेम्परेचर है लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया और 25 डिग्री आ गया, तो बताओ उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूं। अब कहोगे सर इसका कोई एप्लीकेशन है? बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में जो इंथैल्पी चेंज है, किसी रिएक्शन से कितनी एनर्जी निकल रही है, वो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे मॉलिक्यूल देख के आप आंसर निकाल लोगे। कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाकर के, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम कोई केमिकल रिएक्शन एक बंद चैम्बर में कराते हैं। एक आगे चल के एक इंस्ट्रूमेंट देखोगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबशन रिएक्शन कराए जाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक बड़ा सा चैम्बर बनाया था, इग्नाइट किया जाता है। जैसे मान लो CH4 है, ऑक्सीजन, दोनों मिक्सचर को डाल दिया गया, इग्नाइट कर दिया, यहाँ रिएक्शन हो रहा है और ये क्या बन रहा है, धड़ाधड़ CO2 बनी जाता है, CO2 NH2O। खूब सारी एनर्जी निकल रही है, इस चैम्बर का टेम्परेचर अप कर रहा है, धीरे धीरे ये हीट, मतलब इसका टेम्परेचर अप होगा तो हीट इधर से बाहर की तरफ, और ये बाहर जो इन्वायरमेंट है यही पूरा आइस का बना के, आइस का रखते हैं या फिर इसको लिक्विड का रखते हैं, लिक्विड वाटर, और यहाँ थर्मोमीटर लगा के रखते हैं। पहले मेजर किया, बाद में मेजर किया, तो हमें डेल्टा टी मिल गया ना। डेल्टा टी मिल गया तो इधर से कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की वो हमें मिल गया। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी से, अगर ये सेम फेज में ही रह गया तो। और इतना ज्यादा वाटर लेते हैं कि वो सेम फेज में ही रहे, तो लिक्विड से लिक्विड, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और इन डेटा को कंपाइल करके पूरा टेबल बनाया गया है, सालों साल लगे हैं उसमें बनाने में, कि यार जब मिथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते कितनी एनर्जी निकल रही है, इथेन लाके करा रहे हैं तो कितनी एनर्जी निकल रही है। इसको टेबल बनाया गया है थर्मोडायनेमिक्स में। इतनी मेहनत का काम है ये, ऐसे मजाक नहीं। वो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो कहीं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं बच गया, वो सब पूरा दिमाग लगा के कर रहे हैं। तो ये डेटा कंपाइल है, कंबशन का पूरा डेटा कंपाइल करना पड़ा है। समझ गए बेटा? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे डिविएट नहीं होना है। हीट एकदम अच्छे से, वर्क उतना प्रैक्टिकल नहीं है। कौन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस करा पाएगा? सोचो, किसी के पास इतना टाइम है एक एक पार्टिकल हटा हटा के आराम आराम से करा? इतना टाइम नहीं। हीट इज मोर प्रैक्टिकल थिंग टू आई मीन मॉनिटर द चेंजेस एज कंपेयर टू वर्क। वो थ्योरेटिकली ठीक लगता है PdV से, लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। गॉट इट? इसी बात पे एक क्वेश्चन लिखा जाए, लिखो। सिंपल सा दे या घुमा दे? अभी घुमा दूं तो यार तुम लोग दौड़ने ना लग जाओ। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा रुके रहो। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ सुनो ध्यान, दो क्वेश्चन। हाँ क्या यार, चलो चलो लिखो, पहले सिंपल ही करो, फिर एक और घुमाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है? लिखो, लिखो। सिंपल ही दे रहा हूँ, ठीक है? लिखो तो, व्हेन 1 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सीन हाइड्रोजनेटेड completely, the energy evolved, it is an exothermic process, the energy evolved is found to be
नियरली 30 किलो कैलोरी, अप्रोक्सीमेटली 30 किलो कैलोरी। वन मोल, ये कहा नहीं दिया हुआ है आपको। When 1 mole of cyclohexene is hydrogenated completely, the heat is evolved कितना कितना बाहर से निकल रही है 30 किलो कैलोरी। ये आपको डेटा दिया हुआ है कहानी के लिए। ये चैम्बर है, रिएक्शन चैम्बर। और एज्यूम करो जो भी हीट निकल रहा है वो सारा का सारा इन्वायरमेंट में इसने ट्रांसफर कर दिया। Assuming that all heat evolved is transferred to the surrounding water as shown in figure, ये यहाँ पे H2O है लिक्विड, जितना हीट निकल रहा है सारा। Then calculate the mass of liquid water required such that all the heat is transferred to the surrounding water. Then find the mass of liquid water that is required. Mass of liquid water that is required such that its temperature is raised from 25 degrees Celsius to 75 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री से 27 डिग्री, 25, हाँ सॉरी 27 नहीं बोल रहा हूँ, हाँ 75 से 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैंने बोला है कि कितना पानी चाहिए मुझे इसके इर्द गिर्द सच दैट कि उसमें टेम्परेचर सिर्फ 25 डिग्री जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है वहां से 75 तक ही बढ़े। करो करो देखते हैं, देखना हो सकता है गलत हो जाए, सोचो। कितना 600 ग्राम है। देखा कितना आसान है मॉनिटर करना, एनर्जी चेंजेस को मॉनिटर करना कितना आसान है। पानी लगा के रखो, रिएक्शन करा दो। कितना रहा 600। आ जाओ देखते हैं कैसे निकालेंगे भाई। यार सारी कहानी तो दे दी, हमें क्यू दिया हुआ है ना, इसका 1 मोल हाइड्रोजनेट हुआ है तो क्यू दिया है ना, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 30 किलो कैलोरी। और ये यूज कहां हो रहा है इस जगह में, क्या करने के लिए, वाटर का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कहां जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा सोचना है क्या इस टेम्परेचर चेंज में फेज ट्रांजिशन होगा क्या। तो इसका मतलब ये जो Q है वो कितना एब्जॉर्ब किया होगा ms डेल्टा टी, तो बस वही कर दो ना यार, ms डेल्टा टी। 30 किलो है मतलब 10 के पावर 3 कैलोरी इज इक्वल टू, मास हमें नहीं पता, एच हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी कितना है, यहां से यहां 50, ये उड़ गया, कैलोरी से कैलोरी उड़ गया, ये आ गया 30/50 यानी 3/5 इंटू 1000 ग्राम, यानी कितना आ गया 600। ऐसे ही निकाला जाता है वो, मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा के दिखा दिया, ठीक है। हालांकि उसमें थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेशन होता है,
कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का सेम ही होगा ना इक्विलिब्रियम पे। थर्मल इक्विलिब्रियम तभी आएगा ना, वरना इधर से इधर हीट हमेशा निकलता रहेगा। तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो कुछ तो हीट इसने खुद भी एब्जॉर्ब किया होगा। चैम्बर में भी तो दीवारें वगैरह होंगी, तो ऐसे केस में कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर मतलब यार समझो, हीट मेजर करने के लिए जो डिवाइस बनता है उसको कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये जो कैलोरीमीटर चैम्बर है या जो बॉम्ब कैलोरीमीटर का ये पूरा एपरेटस है, इसकी जो वॉल्स हैं जिन मेटल से बनी होंगी या जिन भी मटेरियल से बनी होंगी, उसका भी अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वैसे कर, ठीक है। अच्छा जी, समझ गए ना। एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अभी तक आपने लेटेंट हीट कैपेसिटी सुना है, आपने सुना है मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। हीट कैपेसिटी बस ये बोलते हैं कितना हीट चाहिए पर डिग्री चेंज करने के लिए, मतलब मास मल्टीप्लाई बाई जो भी उसका एस है वो इकट्ठे दिया हुआ है, तो ये हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी, तो मैंने आपको 3 टर्म समझाया है आज। कौन सा? एस क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, सी क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अच्छा, मतलब ये दोनों एक तरह के हैं। दूसरा मैंने लेटेंट हीट समझाया, क्यू अपॉन क्यू बाई वॉट, एम। और हीट कैपेसिटी बता रहा हूं क्यू बाई डेल्टा टी। कई बार ना इस वर्ड को वाटर इक्विवेलेंट के नाम से देता है। बोल रहे हैं कि जैसे मान लो एक आयरन का पीस है जिसका हीट कैपेसिटी इक्विवेलेंट टू 500 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, लिक्विड वाटर। इसका मतलब जो 500 ग्राम वाटर का जितना एनर्जी चाहिए 1 डिग्री बदलने के लिए, उतना ही इसको भी चाहिए। ऐसे करके लिखा रहता, बिना मास दिए उसका। तो भाई अगर हमें मास दे दे तो और एस पता हो तो एम एस डेल्टा टी से निकाल लेंगे डायरेक्टली। कई बार हीट कैपेसिटी देता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। heat required to raise the temperature by 1 degree. How will you define specific heat capacity? How much amount of heat is required to raise the temperature of 1 gram of any substance by 1 degree Celsius? क्या ये डिफाइन करके लिख ले कहानी? ये बहुत सारे कहानियों में पूछता है। डेफिनेशंस लिखो सब फटाफट। बस वही है, वही सही बात बोल। लिखो पर यूनिट वहां से बोलते, लिखो डेफिनेशंस लिख लो। तो सबसे पहला लिखो हीट कैपेसिटी। Heat capacity is defined as the amount of energy required, the amount of heat required to raise the temperature of a given body by 1 degree Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. दूसरा लिखो, कौन सा? सेकेंड लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, it is defined as the amount of heat required it is defined as the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree per unit mass, या पर ग्राम लिख लो, 1 degree Celsius per gram of the given substance, पर ग्राम या पर यूनिट मास। हाँ हाँ ठीक, पर ग्राम ऑफ द गिवन सब्सटेंस। ऐसे लिख लो मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, amount of heat required per mole of the given substance, amount of heat required per mole of the given substance per mole of the given substance to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin.
टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, क्योंकि रेज जब करते हैं ना टेम्परेचर डेल्टा टी वो दोनों का सेम होता है। अरे बाबा ये बताओ C प्लस 273 ऐड करते तो K मिलता है। मैं बोलूं कि ये K1 है ये C1 है, तो ऐसा K2 करोगे तो ये C2 हो जाएगा, डिफरेंस ले लो। सो K2 माइनस K1 इज इक्वल टू C2 माइनस, तो डेल्टा K डेल्टा C बराबर है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो घटाते हो जितना यूनिट चेंज होता है वो दोनों सेम होता है। तो इसलिए तो बोल रहा हूं पर डिग्री सेल्सियस इज सेम एज पर केल्विन। केल्विन इज नॉट सेम एज सेल्सियस, दोनों अलग अलग। गॉट इट ना। अगला लिखो लेटेंट हीट। latent heat of what? Fusion. Latent heat of fusion. What is latent heat of fusion? बोलिए कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ये क्या था? Q पर यूनिट मास था ना। बोलो भाई Q की वैल्यू ml था ना, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इस वैल्यू। कैसे डिफाइन करोगे बोलो? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास of the substance to completely transfer from one phase to another phase. Phase transition है ना, to transfer from one phase to another phase, जैसे सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस जाना, या फिर एलोट्रोपिक ट्रांजिशन होना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलना। हाँ तो उसी में वर्ड फ्यूजन आ जाएगा। फेज ट्रांजिशन बड़ा वाइड टर्म है, फ्यूजन उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया यहां तक? चलो जी, तो यहां तक रही बात हीट की। कैलकुलेशन आपने पहले ही कर लिया है ना। अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना बड़ा तंग करता है। जैसे पहला हम उसमें लिखने जा रहे हैं, हेडिंग डालो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज एक ही बात है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। ऐसे मान लो तुमने एक सिस्टम ले लिया, मान लो एक पूरा भर करके यहां पे एक मेरे पास सिस्टम है गैसेस का, आइडियल गैस का। सपोज इट इज आइडियल गैस। मान लो एक चैम्बर में मैंने ऑक्सीजन ले लिया और इसमें इमेजिनरी दो छोटे छोटे यूनिट बना रहा हूं। एक ये इमेजिनरी स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, एक बड़ा और एक छोटा, S1 सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। अगेन माइंड दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मत बदल देना, जो बड़ा कंटेनर है वो वही है, उसका जो भी कहानी है सब इसी के अंदर। अब इन दोनों का सैंपल साइज अलग अलग है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ऐसा कोई भी वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो इन दोनों सैंपल साइजेस पे डिपेंड कर जाए यानी बदल जाए, वो एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है। एक्सटेंसिव, EXTENSIV, एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल या एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक property are those which depends on the sample size of the given system. Sample size of the given system। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ इस जगह पे अगर मास m1 है गैसेस का, तो यहां मास क्या होगा? m2 होगा। बिल्कुल सही। तो क्या मास कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव।
वॉल्यूम कैसा है, एनर्जी कैसी होगी, यार एनर्जी तो मास पे डिपेंड करती है ना, इसमें एनर्जी कम होगी पैकेट के अंदर, इसमें ज्यादा होगी। अब इस एनर्जी में कई सारे फॉर्म है, वर्क हीट मत लेना क्योंकि अब हम सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनको छोड़ करके इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हो ना, ये सारे पार्ट किस पे डिपेंडेंट होंगे, सैंपल साइज पे, इसलिए सभी को क्या बोलेंगे, मोल ले लू मैं, मोल एन नंबर ऑफ मोल, ये भी इस पर। वहीं मैं बात करूं इंटेंसिव, अभी कुछ मत लिखना, पहले समझ लो, कहानी में दम नहीं है। इंटेंसिव वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल जो इन सैंपल के साइज पे डिपेंड ना करे। जैसे मैं बोलूं बेटा इसका टेम्परेचर अगर यहां T है तो यहां टेम्परेचर, क्योंकि ये एक ही सिस्टम का पार्ट है, टेम्परेचर किसी भी कोने में जाओ सेम ही होगा। अगर इसका प्रेशर यहां P है तो इसका प्रेशर यहां, बोलो समझ में आ रहा है, इसका मास और इसका मास अलग अलग है, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। एक मजेदार चीज बताऊं, m/v ये क्या है बताओ, डेंसिटी यहां और यहां सेम ही रहेगी, अरे सेम रहेगी ना, होमोजेनिटी। मतलब यहां से एक और नई चीज समझ में आई कि दो एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो भी इंटेंसिव बन जाता है। यानी कि अगर आपको बोले इंथैल्पी तो एक्सटेंसिव, इंथैल्पी पर मोल बोल दे तो इंटेंसिव, दोनों एक्सटेंसिव है, उनका रेशियो क्या हो गया, इंटेंसिव वेरिएबल। क्या समझ में आया? चलो अब थोड़ा और ऊपर लेवल की बात करें, मुझे बताओ हीट कैपेसिटी कैसा होगा, हीट कैपेसिटी फॉर्मूला देखो ना, हीट कैपेसिटी क्या था, कैसे डिफाइन करते थे, कितना हीट चाहिए। क्या ये सैंपल साइज डिपेंडेंट नहीं होगा, होगा ना, आयरन का ही छोटा ब्लॉक ले लो और बड़ा ब्लॉक ले लो, हाँ तो ये एक्सटेंसिव हुआ ना, वही तो, ये एक्सटेंसिव ही हुआ ना बेटा, हीट कैपेसिटी कैसा हुआ, एक्सटेंसिव। डिपेंड करेगा, छोटा ब्लॉक लोगे तो कम हीट में ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 डिग्री, और बड़ा ब्लॉक लोगे तो ज्यादा हीट देना। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है ये बात, हीट कैपेसिटी क्लियर हो गया। आओ अभी आगे बढ़ते हैं। और मोलैरिटी, मोलैरिटी बोलो यार, मोलैरिटी इंटेंसिव, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव विल बिकम इंटेंसिव। जो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाला था उसमें एन एम डेल्टा टी था, ये एक्सटेंसिव और ये एक्सटेंसिव, तो इसलिए ये क्या हो गया, इंटेंसिव। यहां ये एक्सटेंसिव है, इसे कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, वेयर ये क्या है, मोलैरिटी क्या है, इंटेंसिव। देखो एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, यहां से E इज ईएमएफ, ये क्या होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई नॉट या ईएमएफ, ये क्या हुआ, डेल्टा जी अपॉन एन एफ आया ना, एक्सटेंसिव अपॉन इट बिकम्स ईएमएफ इज इंटेंसिव। अभी आप अभी नहीं समझ पाओगे ये रिलेशन कहां से आया, लेकिन इतना तो जानो कि इसको ऐसे एक्सप्रेस, गिब्स फ्री एनर्जी तो एक्सटेंसिव होता है ना, इंथैल्पी भी एक्सटेंसिव होता है, इंथैल्पी पर मोल कर दिया तो, जैसे मैंने बताया था, पर मोलर इंथैल्पी जिसको बोलते हैं, मोलर इंथैल्पी, हाँ वो आएगी कहानी तो देखते हैं, वो आएगा तब देखते हैं। समझ में आया, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? अब लिखना शुरू करो ऐसे ही डायग्राम बना करके, ठीक है, क्योंकि इससे क्लियर आपको पिक्चर आए।
एक्सटेंसिव वो तो इंटेंसिव है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इंटेंसिव। तो टेम्परेचर तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ही नहीं, टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, समझ गए ना। लिखो लिखो, हाँ पहले ये डायग्राम बना लो, अब उसके बाद कहानी लिखो। उस लिखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स which depends on the sample size of the given system, which depends on the sample size of the given system, are termed as sample size variables, which depends on sample size of the system, given system, are termed as extensive variables, are termed as extensive variables. Okay, are termed as extensive variables. अगला भी लिख लो और फिर क्लासिफिकेशन कर लेना। अगला लिखो intensive variables, intensive, intensive, intensive variables. intensive variables किसे बोलते हैं? thermodynamic variables which does not depend on the sample size of the system, which does not depend on the sample size of the system. Are termed as intensive variables. उसके नीचे एक नोट पॉइंट करके लिखो, ratio of two extensive variables becomes intensive variable. Ratio of two extensive variables become intensive variables. Ratio of two extensive variables become intensive variables. अब फटाफट क्लासिफिकेशन कर लो, ये सारे एक्सटेंसिव के पार्ट थे। अच्छा, क्या ऐसा बोला जाए, कोई ऐसे डिफाइन करे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स में मास डिपेंडेंट, तो भी बात सही है। ज्यादा मास ज्यादा वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट, मोल डिपेंडेंट, सब एक ही बात है। ठीक है, ऐसे कर। इंटेंसिव वेरिएबल्स में प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी ना, और क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ सारे आ जाएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, अब डेंसिटी कैसे हुआ इसको कहानी में मैंने एक्सप्लेन किया, उसको नोट कर लेना बाद में, पहले इसको नोट करो। डेंसिटी हो गया, ईएमएफ या जिसको ई नॉट सेल बोलते हैं, मालूम है ना, ये सब रेडॉक्स में पढ़ा था हम लोग। ठीक है, ईएमएफ हो गया, और बताओ। हाँ, कंसंट्रेशन, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाई वेट, हाँ सब 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 आ गए यार, बहुत है, स्ट्रेंथ सब इसमें। अब इसके एक्सप्लेनेशन सारे यहाँ पे नोट कर लो। मोल टू मोल का रेशियो है, एक्सटेंसिव टू एक्सटेंसिव, इंटेंसिव हो गया। फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी डिफाइन करते हैं भाई। एक्चुअली जो मोलैरिटी है ना, उसी का भाई फॉर्मेलिटी। मोलैरिटी जनरली मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन किया जाता है, फॉर्मेलिटी आयनिक सॉलिड्स के लिए डिफाइन किया जाता है।
क्योंकि उसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। उन नंबर ऑफ मोल का मतलब वहां फॉर्मूला यूनिट लिया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है उनका, उनका फॉर्मूला वेट होता है। NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, NaCl इज अ यूनिट ऑफ द जाइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl इज जस्ट अ यूनिट। तो वहां पे फॉर्मूला वेट, और इसी वजह से नाम पड़ जाता है फॉर्मेलिटी। बट चलो, हमें तो उसका जरूरत नहीं है, हम तो मोलैरिटी ही समझ करते हैं। तो बस तुम लोग थोड़ा लाइट मूड में रहो, इसलिए फॉर्मेलिटी होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर लिया। कर लिया आप लोगों ने? चलो, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहने देता हूं। कल कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, नहीं होगा कल, मतलब अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेट एंड पाथ फंक्शन, ये दोनों पढ़ाना है, ठीक है।